एनएचआई अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी सीरीज जो कि स्पेशली पीएसयू पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक प्रॉपर अंदाजा मिल जाएगा कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि जो अकाउंटेंट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये हमारा छठा सेशन होने वाला है। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने 5 सेशन कवर कर लिए हैं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर सब कुछ चेक कर लेना। और किस किस दिन क्लासेस में ले रहा हूं तो भूलना नहीं है, टीटीएस में, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। कितने बजे? 7:45 AM सुबह सुबह मैं आपके साथ में कनेक्ट होता हूं। और सिलेक्शन के लिए ये तो करना ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। और चलिए तब आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड कर लो। कोई भी अपडेट्स आती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ, सिंपली ये क्यूआर स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनएचआई की ऑफिसर बैच, जी हाँ, एनएचआई की ऑफिसर बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, चल रही है। नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। आपकी जो एग्जाम है मोटा मोटी अभी जो लग रही है वो फेब के एंड तक आपका होने का एग्जाम का उम्मीद लग रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम जो है वो फेब के एंड तक होने की ये चांस संभावना है। आपका जो सिलेबस है, जो पूरी कंप्लीट बैच है, वो जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जनवरी एंड तक आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फरवरी में हम लोग केवल रिवीजन, मॉक टेस्ट, बस इन पर प्रॉपरली फोकस करेंगे। तो भैया पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। और अभी आप कूपन कोड लक्ष्य जैसे ही यूज करोगे ना, 1000 रुपए का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी इस पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाओ एनरोल कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ यूजिंग एआई इन अ फ्रॉड डिडक्शन विद इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस? भाई एआई का जमाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, एआई का जमाना है। तो देख लो ये क्वेश्चन ना 2025 में पूछा गया ऑलरेडी, ये एचपीपीएससी के द्वारा, ठीक है, ऑलरेडी 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो एआई फ्रॉड से जुड़े हुए क्वेश्चन अब आने लगे हैं, अब चीजें आएंगी। अब एआई है तो डेफिनेटली उसका हम अकाउंटिंग में भी यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एआई का इस्तेमाल करके क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है कि हम अकाउंट्स में होने वाले फ्रॉड को पता कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सीए सीएमए इंटर के बच्चों को इसमें लिया गया, तो ऑफकोर्स उनको ये सब चीजें करनी है, ठीक है ना, ऑलरेडी वो सब स्टडी करते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। अब एआई का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसीज और इंप्रूव होगी। तो इंप्रूव एक्यूरेसी इन डिटेक्टिंग अनयूजुअल पैटर्न और एनोमिनस, यानी कि कुछ, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाने की बात करूं, आप नॉर्मली इस तरह से चलते हैं, लेकिन सडनली अगर आप इस तरह से फ्लो करते हैं ना, तो ये जो आपका बहाव इतना ज्यादा हुआ है, क्यों हुआ है, इसको एआई बहुत अच्छे से देख पाएगा और इसको डिडक्ट फ्रॉड भी कर पाएगा कि हाँ भाई ये क्यों असामान्य पैटर्न्स जो क्रिएट हुआ। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। तो असामान्य जब चीजें कुछ होगी हमारे अकाउंटिंग साइकिल में या अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में या फिर जो हमने रिपोर्ट बनाए हैं उसके अंदर, तो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एथिकल कंसर्न यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग इन अकाउंटिंग? देखो फिर से अगेन वही क्वेश्चन, एआई पर बेस्ड है हमारा। लेखांकन में जो एआई है और जो मशीन लर्निंग है का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा संभावित नैतिक चिंता का विषय हो सकता है या होना चाहिए हमारे लिए? चलिए जल्दी से बताइए। अब एआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन लर्निंग चूंकि अब बुक में अकाउंटिंग नहीं होती है, टैली में होती है, ठीक है, सिस्टम में होती है। और जहां सिस्टम हो रहा है, जहां कंप्यूटर है, वहां एआई का होना कंपलसरी पार्ट है। तो भैया एआई का इस्तेमाल करके इनमें से क्या आप बोल सकते हैं एथिकल कंसर्न चीजें, या फिर किस बात पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी? आजकल एआई का जमाना है, आप कोई भी मोबाइल में ऐप यूज करो, चीजें यूज करो, फेसबुक यूज करो, सोशल मीडिया यूज करो, आप एक सिंपल सी बात है, फ्लिपकार्ट में जाना, आप जाकर सर्च करना फॉर एग्जांपल के लिए शूज। आप ना एक नहीं 10 तरह के शूज देखना। आपने वुडलैंड का देखा, आपने मतलब अलग अलग ब्रांड के, नाइकी वगैरह, मतलब जितने भी हैं, चाहे वो ब्रांड हो या नॉन ब्रांडेड हो, आपने 10 तरह के शूज खोले, बैक किए, आपने कोई खरीदा नहीं। अब आप जाना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में। अब आपको जो एड्स दिखेंगे ना वो शूज के दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं?
बिकॉज ऑफ वहां पर से एक तरह से आपकी जो डेटा है वो किसी ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब यही है कि जो डेटा की प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है, कोई ना कोई उसका इस्तेमाल करके आपको वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है जिसको आपकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शूज देखा, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ मुझे शूज खरीदने की आवश्यकता होगी, राइट। अब जब शूज खरीदने की मुझे आवश्यकता है तभी जाकर के मुझे शूज वाले ऐड दिख रहे हैं, तभी जाकर के मैंने फ्लिपकार्ट में सर्च मारा था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा गोपनीयता और जो सुरक्षा का उल्लंघन है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसीलिए मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि फोन में कभी भी कोई उल्टी सीधी फोटोज डेफिनेटली नहीं रखनी चाहिए, क्या पता कब आपके दिन खराब हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which branch of accounting is primarily concerned with the classification and allocation of a cost within a business to assist in a internal decision making? क्वेश्चन में क्या है कि अकाउंटिंग का वो कौन सा ब्रांच है जो कि बेसिकली बनाया गया है किस चीज के लिए, इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए, और किस चीज का, जो कोस्ट को एलोकेट करता है उसके रिगार्डिंग में। यानी कि लेखांकन की वो कौन सी शाखा है जो मुख्य रूप से आंतरिक निर्णय लेने में सहायता देती है, किस रिगार्डिंग में, किसी भी व्यवसाय के भीतर लागतों को वर्गीकृत और उनको आवंटन करने से संबंधित होनी चाहिए वो। चलिए जल्दी से बताएंगे, फाइनल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फॉरेंसिक अकाउंटिंग। चलिए फटाक से बताएंगे क्या होगा। अच्छा एक बार पहले समझते हैं सारी चीजें किस किस काम की होती हैं। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है, तो रिगार्डिंग ऑफ डिपेंडिंग अपॉन, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जानना है, हमें अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, पीएनएल, हम ये सब चीजें चेकआउट करते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली प्रोडक्ट के कॉस्ट को देखता है, प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, मैं मैन्युफैक्चर लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखता है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या, विच द ब्रांच ऑफ द प्राइमरी कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये कॉस्ट की बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक ना, अदर मतलब कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, अलग अलग बहुत सारे कॉस्ट हमने बांटे हुए हैं, ठीक है ना। तो जितने कॉस्ट हैं उनमें अलग अलग ये एलोकेट करता है, तो कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितने भी अकाउंटिंग है सभी को लेकर के डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग नॉट ओनली फॉर द कॉस्ट, ये डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है तो केवल कॉस्ट पर काम नहीं करता बल्कि ओवरऑल बिजनेस में होने वाले अकाउंटिंग पर डिसीजन मेकिंग काम करता है। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखेगा, कैश फ्लो को भी देखेगा, बैलेंस शीट को भी देखेगा, लेकिन यहां पर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग से होते हुए जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और फॉरेंसिक अकाउंटिंग बेसिकली किसी भी अकाउंटिंग के जांच की जब बात करेंगे तब कहलाएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a management accounting, which of the following technique is used to measure and analyze variance between actual performance and budget performance? Actual performance और budgeted performance में दो चीजों में बात हो रही है। किसमें किसमें, एक तो एक्चुअल, दूसरा बजटेड। जब इन दोनों में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उनको मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वो किस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, रेशियो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग या डिफरेंशिएट कॉस्टिंग, किस पर हम जा रहे हैं वो जल्दी से बताइए। देखो समझने की बात करते हैं आखिर ये एग्जैक्टली है क्या। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप एनएचआई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हमारी कितने हैं सर, 42 हैं। जॉब किनकी लगने वाली है, जो सर रैंक लेके आएंगे 42 में उनका। तो रैंक लाने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि कम से कम आपको 85% से प्लस स्कोर करना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो मत नहीं है। अब मैं जब भी पीवाईक्यू लेता हूं 20 क्वेश्चंस आपके साथ में कनेक्ट करता हूं तो बोलता हूं कि भैया कम से कम 18 या उससे ज्यादा आपके स्कोर आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो कभी 17 ला रहे हैं, कभी 18 ला रहे हैं,
कभी 15 ला रहे हैं। तो जब आप 15 लाते हैं, जब आप 12 लाते हैं, जब आप 19 लाते हैं, तो आपको चेकआउट करने की नीड है कि भैया हमने ये सोच के रखा था, हम यहां पर रहे हैं, तो क्यों हम नीचे आ रहे हैं। जब आप अपने स्टैंडर्ड और अपने एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, तब हम बेसिकली वो बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर उस वेरिएंस की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कमी मिल रही है या फिर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रेशियो एनालिसिस ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग को चेक करने की बात करता है, जो हिस्ट्री हो चुका है, ठीक है ना। हिस्ट्री के आधार पर ये चेक करता है और फ्यूचर में प्रिडिक्शन देखता है कि भैया फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इसको पहले से स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये पेन मुझे बनाना है, सपोज मैं पेन सेल करने वाला हूं, तो ये पेन को बनाने में मेरी लागत मोटा मोटी आनी चाहिए। एक हमने मान के रखा कि भैया बनाने में जो मेरी मोटा मोटी लागत आएगी वो 100 रुपए आएगी। बट जब मैं रियलिटी में बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि भैया बनने में ना 105 रुपए लग रहे हैं। तो भैया ज्यादा लग जा रहा है, तो क्यों ज्यादा लग रहा है उसको चेकआउट करना। अगेन दिस इज स्टैंडर्ड और रियलिटी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आंसर हमारा मिल गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब ये हो गया जहां पर हम काम करते हैं और उसके आधार पर, फॉर एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं आप कभी घर वगैरह बनवाते हैं या फिर आप बाइक गाड़ी स्कूटीज वगैरह कुछ बनाते हैं, तो उसमें ना लेबर चार्ज आप पे ऐड ऑन होता है, आपने ध्यान दिया होगा। पार्ट्स की जो कीमत है वो तो लगती है, बट लेबर चार्ज ऐड ऑन होता है। तो लेबर चार्ज इज कॉल्ड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर एक ह्यूमन के काम करने की आधार पर आपको एडिशनल चार्जेस या चार्जेस जोड़े जाते हैं, ठीक ना। और डिफरेंशिएट कॉस्टिंग बेसिकली जहां चीजें अलग अलग होती है, मतलब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें अलग अलग कितने कितने पार्ट हैं और सभी को अलग अलग कॉस्टिंग को चेकआउट करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के अकाउंटिंग होते हैं, एक कैश बेसिस होता है और एक एक्रूवल बेसिस होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से नगद के आधार पर सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है। जो अकाउंटिंग है वो नगद आधार पर है। चलो जल्दी बताओ। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न रिगार्डलेस व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये हमारा एक्रूवल पर काम करता है, ये हमारा एक्रूवल पर काम करता है। सी, revenue and expenses are recognized only cash is actually receive और paid। ये हमारा कैश बेसिस पर काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमारा एक्रूवल पर काम कर रहा है और ये हमारा कैश के आधार पर काम कर रहा है। क्वेश्चन में कैश पूछा था, सो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। दो तरह के मुख्यतः तौर पर आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है हमारा, दो नहीं मैं तीन कर देता हूं, क्योंकि आखिर पढ़ना तो तीन ही होता है हमें। ठीक है, पहले इसका आंसर दे लेते हैं, उसके बाद फिर आगे फर्दर उसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। तो देखो सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, इजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट वन इज कैपिटल, सेकेंड वन इज रेवेन्यू, एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तीनों में पहचानने का आसान तरीका, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई न्यू एसेट या फिर कोई कोई ना कोई पर्टिकुलर एसेट, पुराने में भी तो हम लोग खर्च करते हैं भाई, तो वो भी हो जाता है, तो वो भी कर लो। मैं हमेशा कोई ना कोई हमारे पास एसेट्स आएगा ही आएगा। इसका यूज बोल दो या फिर बेनिफिट्स बोल दो, ठीक है। 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा हमें, ठीक है। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये तो हो गया हमारा कैपिटल में। रेवेन्यू की बात करूं, कभी भी कोई एसेट्स नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और भी इसमें, इसका यूज किया जाता है ताकि हम अपनी प्रॉफिट या फिर
अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सके। ठीक है, इसमें कोई एसेट्स नहीं आएगा, लेकिन इसका जो यूज या फिर बेनिफिट्स जो है वो 1 साल तक के लिए होगा सिर्फ। ठीक है ना, ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे आप प्रॉफिट की बात करें, चाहे आप रेवेन्यू की बात करें, ये इसको मेंटेन रखने के लिए यूज करता है, ना तो बढ़ाता है ना तो घटाता है। डेफर्ड रेवेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें भी कोई एसेट्स नहीं आएगा, इसमें भी कोई एसेट्स नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो यूज है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होगी, 1 साल से ज्यादा के लिए होगी। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें आप बात करें चाहे रेवेन्यू की, चाहे हमारे प्रॉफिट्स की, ये मेंटेन भी रखता है और बढ़ाता भी है। तो ये तीनों चीजें बड़े अच्छे से देख लो। तो एक कॉमन सी चीजें अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो एक आपको कॉमन सी चीजें जो बहुत अच्छे से अंतर में आपको दिखता है, वो है एसेट्स। तो अगर एसेट्स आ रहा है तो कैपिटल, एसेट नहीं आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। एसेट नहीं आ रहा है तो फिर यूजेस देखो, अगर यूजेस 1 साल से ज्यादा है या 1 साल से कम है, बस ये देखो, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं फिर से। पेमेंट ऑफ मंथली यूटिलिटी बिल, हर महीने दे रहे हैं, मतलब क्या होगा, मंथली यूटिलिटी दे रहे हैं मतलब रेवेन्यू। परचेस ऑफ ऑफिस सप्लाईज, हमने ऑफिस की ऑफिस से कुछ सप्लाईज के लिए हमने परचेस किया, यानी कार्य की पूर्ति के लिए। अब ऑफिस सप्लाईज जब आपने कुछ परचेस करते हो तो ये बेसिकली हमेशा परचेस किया जाता है ताकि हम यूज टू कर सके। देन अगेन रेवेन्यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग एक एसेट जनरेट हुआ था, दैट्स वाई ये हमारा कैपिटल था। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी आप हर बार देते हैं, दैट्स वाई ये भी रेवेन्यू हो गया। तो यहां पर चीजें आराम से दिख रही हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलो बढ़िया से बताओ, अभी बताया मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्वायर और इंप्रूव अ लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो भैया ये तो हमारा कैपिटल हो गया। एक्सपेंस इनकर्ड डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए, ये रेवेन्यू हो गया, ताकि हम अपना धंधा चला सके, तो ये तो मिल गया हमें। एक्सपेंस डाटा इनकर्ड टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना अर्निंग कैपेसिटी, तो ये डिपेंडिंग अपॉन है, ये आइदर हमारा कैपिटल हो सकता है, आइदर हमारा डेफर्ड हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि एसेट्स के बारे में भी फिलहाल हमें यहाँ नहीं पता है। कॉस्ट दैट आर कैपिटलाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो ये कैपिटल हो गया हमारा। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिफाइंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इनमें से कौन सा बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है, चलो जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या आता है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक चीजें बेस्ड होती हैं, कन्वीनियंस होती हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, बाय एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि साफ साफ बोला जा रहा है, हम अपने वित्तीय विवरण को तैयार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और कई इकाइयों के द्वारा विशिष्ट सिद्धांत, विशिष्ट आधार पर, विशिष्ट परंपरा, विशिष्ट नियम, विशिष्ट प्रथाओं के आधार पर इनको बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज closely related to the consistency of accounting policy, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इनमें से कौन सा आता है। यार ये तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। चलो खैर कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर में मेरे ख्याल से पूछा गया, कंसिस्टेंसी है तो कंसिस्टेंसी आएगा। प्रूडेंस कौन प्रिंसिपल पॉसिबल लॉसेस को दिखाने के लिए, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, चाहे आपके पास कैश हो चाहे क्रेडिट हो,
दोनों कंडीशन में देखो, गोइंग कंसर्न बिजनेस हमारा इन्फिनिटी टाइम तक चलते रहेगा, इसके लिए है। ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो कंटीजेंट लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में हो सकती है, यानी कि आकस्मिक दायित्व। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैंने ये पेन खरीदा, कंपनी ने दावा किया था कि लाइफ टाइम चलेगी। मैंने ये पेन बाई किया, कंपनी ने दावा किया कि ये लाइफ टाइम चलेगी सर, आपका जितना मर्जी है लिख लो, कभी खत्म ही नहीं होगी। सपोज लिखते 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 साल भर के अंदर में ये खत्म हो गई, साल भर में खत्म हो गई। ठीक है, मैंने कंपनी पर केस कर दिया, मैंने कंपनी पर केस कर दिया कि भाई ये चल नहीं रही है। अगर कंपनी केस हार जाती है तो ऐसे कंडीशन में मुझे उसको मानहानि देना पड़ेगा, मतलब वो मुझे मानहानि देगी, मतलब कुछ ना कुछ उसको फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट होगा, लेकिन हारेगी तब, नहीं हारी तो पैसा नहीं देना होगा। तो फ्यूचर में जो लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है उसकी बात करता है। तो वो पर्टिकुलर पोटेंशियल ऑफ ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पास्ट में हुए इवेंट के आधार पर, एंड द डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस ऑफ द नन ऑकर ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, यानी कि पास्ट में होने वाले इवेंट से फ्यूचर में जो इवेंट्स पैदा हो सकती है उसके आधार पर, यानी कि अभी मैंने केस किया तो पास्ट हो गया, और फ्यूचर में जब उसके रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर अगर कुछ निकलता है तो भैया देना होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडर द अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज अ कंटीजेंट एसेट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किन परिस्थितियों में वित्तीय विवरण में आकस्मिक संपत्ति दिखाई जाती है? देखो, आकस्मिक दायित्व तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको तो हमेशा ऐसे भी दिखाते हैं क्योंकि फुल डिस्क्लोजर और कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट दोनों काम कर जाता है साथ में। लेकिन क्वेश्चन है कि कंटीजेंट एसेट्स भी लिखा जाता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, और ये कब लिखते हैं जल्दी से बताएंगे, और किस फॉर्म में लिखते हैं, किन परिस्थितियों में होता है? जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब हम अपने बिजनेस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं और वैसे कंडीशंस में ऐसे एसेट्स सामने आते हैं जो बुक्स पर मेंशन नहीं है लेकिन वो हमारे लिए एक एसेट्स हैं और वो अब हमारा है, वैसे कंडीशंस में हम मेंशन कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन इट इज रियलाइजेशन इन अ वर्चुअली सर्टेन, यानी कि जब इसका एहसास लगभग निश्चित हो चुका है कि हाँ अब ये हमारा ही होने वाला है, हम ये फिक्स हो चुका है, उस कंडीशन पर ही हम उसको कंटीजेंट में लिखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which accounting concept assume that a business will continue to operate indefinitely unless there is evidence to the contrary? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा ये मानती है कि कोई व्यवसाय अनिश्चित काल तक हमारा चलेगा, लेकिन जब तक इसके वित्तीय विवरण सच ना हो तब तक? मतलब सिंपल सी बात यह है, धंधा पानी जिंदगी भर चलेगा ये बोल रहा है। कौन बोलेगा ये धंधा पानी हमेशा चलने वाला है? इतना लंबा चौड़ा मत देखो, सिंपल सा लाइन ये बोल रहा है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनेटली टाइम तक चलते रहेगा। कौन बोलता है? गोइंग कंसर्न। तो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा लिख तो रहा है लेकिन है छोटा सा, है ना। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग कन्वेंशन? अच्छा ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन ना पीछे पूछे गए हैं, तो देखने में लगता तो है कि भाई बड़ा लंबा चौड़ा है, बट अगर आप टू द पॉइंट अगर चीजों समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। देखो फिर से वही है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो कि सजेस्ट करता है revenue and a profit should be only recognized when they are reasonably certain, while loss should be recognized as soon as anticipated? ध्यान से देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट जब रिजनेबली तभी लिखेंगे जब प्रॉपरली रिजनेबल हो मेरे पास, और लॉसेस को हम लिख सकते हैं जब वो एंटिसिपेटेड हो। कौन बोलता है ऐसा? अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कन्वर्टिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो कि बात करती है पॉसिबल लॉसेस को लेकर के। मर्टेलिटी, मटेरियल और इमटेरियल, मतलब कोई चीज खर्च है या एसेट है उसके बीच का डिफरेंस। कंसिस्टेंसी, रूल रेगुलेशन, फुल डिस्क्लोजर, ईच एंड एवरी चीजें डिस्क्राइब करना, है ना। क्लियर है? चलो आगे।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का मेन क्या उद्देश्य रहा है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम जो ये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ना, एएस आपने देखा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्लस नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो बेसिकली क्यों बनाया गया है इनको? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सिंपल सी भाषा में समझिए, सेक्शंस है। आपने देखा ना, जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं या ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो हर एक्ट के अंदर में कि हाँ इस फलाने सेक्शन के अंतर्गत में ये फलाना। तो अकाउंटिंग में सेक्शन नहीं है, सेक्शन नहीं है तो फिर सेक्शन क्या है? कंपनीज एक्ट में है। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में सेक्शन नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह से सेक्शन का काम करता है। तो ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस, ये प्रोवाइड करता है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर अ कंसिस्टेंट, कंपेरेबल और रियलेबल। किस तरह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार करते हैं उसके लिए दिशा निर्देश देता है, ताकि ये बहुत इजी हो, तुलनात्मक हो और विश्वसनीय हो, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ द टोटल्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डू नॉट मैच। ट्रायल बैलेंस हमें पता है कि जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं हम सबको वहां ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है ड्यू टू एनी रीजंस, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन लोकेटिंग द एरर? तो पहला सबसे सबसे पहला काम क्या करोगे एरर को खोजने के लिए? सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा, ट्रायल बैलेंस वाला एरर ना मुझे लगता है कि बेकार चीज है। क्यों मैं बेकार बोलता हूं? क्योंकि अब पेन पेपर तो हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, मतलब सिस्टम में चलती है, और वो ऑटोमेटिक सम भी कर लेता है, डेबिट क्रेडिट खुद भी कर लेता है। आप एक चीज डालो वो दूसरा, बाकी सारा चीज खुद कर लेता है। तो मुझे नहीं लगता ये काम का, बट क्या करे, पढ़ना तो पड़ता है। अब है हमारे बुक्स में तो है। तो सबसे पहले रिकैलकुलेट कीजिए टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। अब बोलो सर सबसे पहले ये क्यों करेंगे हम? आप पॉकेट में लेके गए हैं 2,000 रुपए कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, सामान खरीदने गए, आपने सामने सामान लिया, कितने का? 2,000 का सामान लिया, पॉकेट से पैसे निकाले, गिने, 1,900 रुपए ही निकला। तो क्या करोगे? पहले ये देखोगे कि साला पैसा कहां गिर गया, या फिर दोबारा उस नोट को गिनोगे? आप दोबारा उस नोट को गिनोगे कि साला हम गिनने में तो गलती नहीं कर गए, है ना, कि क्या हमसे गिनने में तो गलती नहीं हो गई। तो सेम उसी तरह से कहीं जोड़ घटाव में तो गलती नहीं होंगे, दैट्स वाई रिकैलकुलेट अगेन। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। जब हम एसएलएम की बात करते हैं, हाउ इज द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेटेड? अगर हम बात कर रहे हैं एसएलएम की, दो मेथड सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, एक तो एसएलएम है, दूसरा डब्ल्यूडीवी है। ये दोनों सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मशीन आवर रेट हो गया, ठीक है ना, ईयर ऑन डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, फिर बहुत सारे हैं, बट मेनली ये दो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इसी से भैया बताओ कैसे निकालते हैं। तो एसएलएम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, जो भी कॉस्ट है, अगर कुछ स्क्रैप वगैरह बचेगा तो जो भी सेल्वेज वैल्यू है वो आप घटा लो, अगर कुछ है तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन है, बटे में लाइफ। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सेल्वेज वैल्यू यूज ऑफ लाइफ को डिवीजन दे दो। ठीक है ना, ऐसे ये भी सही होता, लेकिन इसमें सेल्वेज वैल्यू माइनस नहीं है, दैट्स वाई ये भी सही हो सकता था हमारा। ठीक है ना, नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट? दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है हायर परचेस, एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बेसिकली वो चीज है जिसमें आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसका मालिकाना हक आपको तुरंत मिल जाता है। वहीं हायर परचेस में जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तब आपको मालिकाना हक मिलता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। तो मेन फीचर क्या है? द बायर्स मेक अ रेगुलर पेमेंट एंड ओनली ऑन एसेट्स आफ्टर ऑल पेमेंट आर कंप्लीटेड। जैसे ही पूरी कंप्लीट पेमेंट करोगे तब आपको मालिकाना हक मिलेगा। कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपने कोई बाइक, स्कूटी, कार वगैरह कुछ भी अगर ईएमआई पे खरीदा है, तो आपने वो हायर परचेस सिस्टम पर खरीदा है, हायर परचेस सिस्टम पर खरीदा है, या फिर
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीदा है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस पर खरीदा है उसे, हायर परचेस सिस्टम पर या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर। अगर आपने कोई भी खरीदा, आपके दोस्त यार नहीं खरीदा, तो जरूर पूछ के मुझे कमेंट करके बताना। देखिए कितने लोग सही बता पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ एन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? अभी हमने हायर परचेस की बात की, अब आ गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का की एडवांटेज क्या है। चलो जल्दी से बताओ। सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही है कि बायर बायर गेन ऑनरशिप ऑन द एसेट्स ऑफ इमीडिएटली, आपको तुरंत मालिकाना हक मिल जाता है, उसका जो ऑनरशिप है वो आपको तुरंत मिल जाता है। सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट किया आपको मिल गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जॉइंट वेंचर से होता क्या चाहिए, जब दो कंपनियां मिलकर के, कंपनी ए और कंपनी बी मिलकर के किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं और चीजें बनाती हैं, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म पार्टिसिपेशन पर्टिकुलर पार्टिसिपेट करते हैं वो किसी चीजों को लेकर के, और उसमें किसी तरह का कोई भी ये नहीं होता उनके पास। आप बोल सकते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी का फॉर्म नहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है। टेम्पररी पार्टनरशिप इसको बोल सकते हैं कि हाँ टेम्पररी पार्टनरशिप है। शेयर करते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट को, हाँ ये करते हैं। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बिल्कुल। तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगा नहीं यहाँ पर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन अ पार्टनरशिप, हाउ इज द प्रॉफिट एंड लॉस टिपिकली shared among पार्टनर्स? पार्टनरशिप में किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा? बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इक्वली रिगार्डलेस द कंट्रीब्यूशन, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भैया सी नंबर। हाँ, अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तब इक्वल होगा, तब इक्वल होगा, बट ऐसे में तो बी होगा, राइट। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर हमने 20 में से इतने स्कोर किए, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ 18 प्लस तो आपको लाना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम में तो काम नहीं बनना है। तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एनएचआई की ऑफिसर बैचेस हैं, जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है, जाकर फटाफट एनरोल कीजिए, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है। नहीं पढ़ोगे तो बॉस डेफिनेटली सिलेक्शंस की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि टॉप 42 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। और अभी आपको पता है कि एक्स्ट्रा 1000 का डिस्काउंट है, कूपन कोड आपको लक्ष्य यूज करना है, ठीक है। चलिए मिलता हूं फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।